हेलो आदाब नमस्ते, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स। आज हम मिलने के लिए आए हैं राजीव सौमित्रा सर से, हु इज़ एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी। तो आज हम टीचर से मिलने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये बिहार के एक छोटे से गांव से निकल कर आए, इन्होंने ज्योग्राफी पे पढ़ाई करी और अपनी कड़ी लगन और मेहनत से पहले यहाँ पर एक टीचर की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो 2006 में उन्होंने पैरामाउंट कोचिंग को स्थापित किया, जहाँ उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया और सिखाया और 15 सालों के अंदर अंदर उन्होंने एक 50 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर की कंपनी बनाई। लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी इस बार उनके टर्नओवर से नहीं नापी जाएगी, लेकिन उनके इम्पैक्ट से नापी जाएगी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं और उनके बारे में जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आपके बारे में हमने बहुत सारा सुना है, आपके स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारा सुना है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपके फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले आप कहाँ से आते हैं और एक टीचर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे माता और पिता दोनों शिक्षक ही थे। इस नाते जो कि घर का माहौल, जो एक इकोसिस्टम था, वो पढ़ने और पढ़ाने का था। इस नाते हमें भी ये प्रेरणा मिली कि हमें भी एक शिक्षक बनना चाहिए। शुरू में तो नहीं था, चूँकि आए थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन चूँकि पढ़ाई हमने किया तो बाद में सोचे कि क्यों ना चलिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमने दिल्ली में आकर के करीब 2002 से बाकी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए और 2006 में हमने अपना इंस्टीट्यूट पैरामाउंट एस्टैब्लिश किया। तो पैरामाउंट नाम ऑफ कोर्स आपके माउंटेनियरिंग के शौक से आता है, उसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। दरअसल मेरे पिताजी जब शिक्षक हुआ करते थे झारखंड में, तो झारखंड के पालकोट क्षेत्र में, जो गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ बहुत सारे हिल्स थे। इस नाते मेरे पिताजी घूमने के शौकीन थे और उन्होंने यूँ कहें कि हर संडे को, जो छुट्टी का दिन होता था, उस छुट्टी के दिन में हमें और भी कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के निश्चित रूप से सुबह हम लोग जाते थे पहाड़ के ऊपर घूम के, कई क्षेत्रों में जंगल में घूम करके कुछ चीज़ तोड़ के भी लाते थे। और इस नाते हमें पहाड़ पर चढ़ने का शौक़ उसी समय डेवलप हुआ। और जब हम कई पीकों पे जाने लगे, मेरे पिताजी के न रहते हुए भी कई पीक पे हम चले गए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, पालकोट के पास ही एक कूड़ा पहाड़ है, उसको लोग वहाँ स्थानीय लोग कूड़ा पहाड़ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इस पहाड़ पे आमतौर पे लोग जाते नहीं, क्योंकि दिन दहाड़े भालू नज़र आता है। तो हमने क्या किया कि अच्छा इसी बात है, तो एक चैलेंज है, अगर कोई नहीं जाता है तो हम जाके देखते हैं। तो पिताजी हमें जाने देते नहीं। तो हमने क्या किया, एक दिन कुछ स्टूडेंट्स, 4 दोस्त थे, हम कहे कि चलो चल के देखते हैं कि वाकई क्या स्थिति है। हम लोग गए, उस पीक पर चढ़ के वापस आ गए और पापा को जाके बोले कि हम लोग तो चले आए वहाँ से। तो एक जो मिथक था कि दिन दहाड़े भालू है, ठीक है, बाकी समय भालू रहता होगा, लेकिन जब हम लोग गए थे तो उस वक्त तो कोई भालू नाम की चीज़ नहीं थी। तो पीक पर जाने का शौक़ उसी समय से डेवलप हुआ। और इस नाते एक उसी समय मन में आया कि कभी अगर मौका मिला, सिचुएशन बन गया, तो हम जो इस पृथ्वी का जो हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल स्थित है, हम वहाँ क्लाइंब ज़रूर करेंगे। और आपने वो किस साल में किया? और ये हमें अवसर मिला 2013 में, 22 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट पीक पर सुबह के लगभग 11:15 पर हमने भारत का तिरंगा उस पर फहराया। तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल क्लाइंब होती है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ों का, चूँकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और पीक का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, इसलिए पैरामाउंट नाम भी उसी पे है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ शरीर से मजबूत हों, फिजिकली तो हम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, डर भी होगा, फिर भी इस चीज़ को जीतना है। करने का मतलब कि जो मंजिल आपने ठान रखी है, वहाँ तक जो पहुँचना है, तो एक जुनून जो है ना, वो वहाँ तक निश्चित रूप से ले जाता है। और हमने एक चीज़ महसूस किया है, जिस समय हमने ठान लिया कि हम पहुँचेंगे, तो रास्ते भी बिल्कुल आसान हो गए। हम कैसे पहुँच गए खेल खेल में, ये मुझे पता भी नहीं चला। आई कैन ओनली इमेजिन कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी यही बातों से मोटिवेट करते होंगे।
ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने एक चीज़ अपने समाज में लोगों को कहते सुना होगा कि भाई हमने तो तुमको एक छोटा सा काम कहा था, कौन सा पहाड़ पर चढ़ने को बोला था। तो पहाड़ पर चढ़ना जो एक कठिन कार्यों में शुमार है, वैसी स्थिति में अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मिशन तक, जो हमारा मिशन है, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक अगर हम पहुँचना चाहते हैं तो शुरू में तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको कवर अप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चुनौतियाँ अपने आप कम होती जाती हैं और हम मजबूत होते जाते हैं। यही चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी है। शुरू में ही लगता है कठिनाई, आप आगे तो बढ़िए, समस्या पीछे छूट जाएगी। जी। तो अब नेक्स्ट मिशन माउंटेनियरिंग का कुछ है? हाँ, ये माउंट एवरेस्ट के बाद हम साउथ पोल भी गए। इस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं टोटल, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स 7 हैं। तो 6 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर हमने भारत का तिरंगा फहराया। साउथ पोल पर गए, लेकिन एक बाकी है अभी, वो है नॉर्थ अमेरिका का, जो एक्सपेडिशन हमारा 2 बार फेल हो चुका है। अच्छा। है ना, क्योंकि क्या है कि वो तो उसका जो सिचुएशन है वो है लगभग हाई लैटिट्यूड में है, अलास्का में। और अलास्का क्षेत्रों में क्या होता है कि नॉर्दर्न एयर चलता है, ठंडी हवा चलती है, बर्फीली। अगर जब भी उस तरह का चलती है हवा, स्टॉर्म आता है। अगर आप एक्सपेडिशन पे हैं तो उसमें होता क्या है कि 4 में से 3 एक्सपेडिशन फेल हो जाता है। इसलिए हमें 2 बार वापस लौटना पड़ा, लेकिन हम एक बार फिर से जाएंगे और उसको अचीव करेंगे। अमेजिंग। ये स्पिरिट ही आई थिंक आपकी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है हम सभी को। तो कमिंग बैक टू यू बीइंग अ टीचर, आपने 2006 में जब पैरामाउंट स्टार्ट किया तो क्या सोच थी आपकी? मुखर्जी नगर में आई थिंक हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर, और वो कोई एक मामूली बात नहीं है। तो आपने पैरामाउंट को बाकियों से कैसे डिफ्रेंशिएट किया? जी, बहुत से बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। आमतौर पे हमें एक नेचर है, अगर कई लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम कुछ अलग करें। जैसे ये पूरा मुखर्जी नगर था आईएएस के कोचिंग के लिए, कहा जाता कि इसका जो कोचिंग का जो है ना, एक हब है आईएएस का। राइट। हमने देखा आईएएस का, मैं खुद भी टीचर था उसी चीज़ का। हमने सोचा कि एसएससी के फील्ड में ऑर्गेनाइज वे में अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ। खास करके जो इसमें एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, वो प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। मैं खुद भी जीएस का ही टीचर था। हमने सोचा कि क्यों ना हम पढ़ाना शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सब लोग तो आईएएस में लगे हुए हैं, हम वनडे एग्ज़ाम में लगते हैं। तो ये सोच काम आ गया, है ना। सिचुएशन भी बन गया था उस वक्त। तो 2006 से जो हमने शुरू किया, 2007-8 धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया, और 2010 के बाद तो सीधा बूम पे आ गया। या ये मार्केट एसएससी का मार्केट हो गया, बच्चों की संख्या एसएससी में भरमार हो गई, और आईएएस का थोड़ा सा नीचे हुआ क्योंकि उनमें सिलेबस वगैरह में चेंजेस आया था। ये चेंजेस तो बना ही रहता है, प्रकृति, ये तो परिवर्तन जो है तो प्रकृति का नियम है। जी। तो जब एक बूम आया, आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे उस टाइम पर, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको याद हों कि भाई इन स्टूडेंट्स की हम एक दूसरी दिशा दे पाए इनकी ज़िंदगी में? उस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स थे, अगर आप पूछेंगे 2017 के आसपास, क्योंकि मैगज़ीन जो हमारे यहाँ छपती थी सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स के लिए, वो छपती थी 55,000 मैगज़ीन एक महीने में। तो उस समय दिल्ली के बाहर भी हमारे ब्रांचेस थे। और आपने पूछा कि कोई ख़ास स्टूडेंट्स, तो हम तो टीचर हैं, हम तो क्लास में जाते हैं, कई क्लास में जाते थे, 12 घंटा तो मैं क्लास में रहता था। इस नाते सबको हम पहचानते तो नहीं थे, लेकिन इसका एक बेनिफिट मिलता था कि जब भी हम कहीं जाते थे, जैसे किसी थाने पर गए तो सब इंस्पेक्टर बाद में कहा कि सर हम आपसे 2009 में पढ़े थे। हम चेन्नई एयरपोर्ट पे गए, वो सिक्योरिटी जांच से जैसे ही गुजरे तो उसने हाथ से जोड़ के प्रणाम किया कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, सो आपके पेन से हमने पहचान लिया, क्योंकि उस समय भी आप इस तरह के पेन को रखा करते थे। तो यही नहीं, बहुत सारी जगह, पटना एयरपोर्ट पे गए, एक आदमी हल्का मुस्कुराया तो हमें तो शक हो गया। जब वो जांच कर लिया तो कहा कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं। यहाँ कोर्ट वगैरह में जब जाते हैं तो जो देखते हैं, जो रीडर होता है, कई लोग मुस्कुराते हैं लेकिन कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन बाद में निकल के कहते हैं सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ। टीचर की नज़र पहचान लेती हैं। तो एक तरह से एक हमें भी एक शिक्षक होने के नाते
जब ये सब सुनते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है ना, कि हमने जो किया है आज वो स्टूडेंट्स हैं। ये जो पढ़ने पढ़ाने का काम, इसलिए हमारे कल्चर में शिक्षक को बहुत ऊपर का स्थान दिया गया है। बिल्कुल सर। फिर सक्सेसफुल होते होते 2020 में दुनिया बदली, कोविड आया, एडटेक का एक बूम आया। पैरामाउंट ने बदलते वक्त के साथ क्या बदलाव देखे, या कैसे आप भी वक्त के साथ बदले? कोरोना के बाद अगर देखेंगे तो चूँकि हमारे यहाँ कुछ मिसमैनेजमेंट हो चुका था, तो इस नाते जो एक चेंजेस आया था उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लास का जो चेंज आया हमारे यहाँ उस वक्त, ऑनलाइन क्लास के चूँकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, हमने शुरू नहीं किया। बाद में आपने देखा होगा कि 2019-20 ये 2020 तो कोरोना काल था, 2021 के बाद ऑनलाइन पूरी तरह से बूम पे था। लेकिन इसका जो है एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है बच्चों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी को नहीं बनाता। वो नॉलेज दे सकता है, लेकिन नॉलेज का जो प्रोसेसिंग है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरत है, वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, है ना। इसलिए अगर देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी IAS है, ये सारी चीज़ों में जब तक कि बच्चे शिक्षक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना बनाएं, है ना, उनमें वो चीज़ नहीं आ पाता। क्योंकि उसमें क्या है, आप समझ सकते हैं कि नॉलेज का प्रोसेसिंग ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को समझना, सोचना, समझना और समस्याओं के अनुरूप देखना कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इससे किन किन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, ये चीज़ ऑनलाइन पे नहीं हो सकता। इसलिए ऑनलाइन को कह सकते हैं को एक साइड हीरो के रूप में तो भूमिका अदा कर सकता है, मेन हीरो नहीं बन सकता। मेन हीरो ऑफलाइन क्लासिक सही होगा जी। ऐसा बोलते हैं कि एक शिक्षक जो होते हैं वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होता है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बात है। मेरे साथ तो पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि हम एक ज्योग्राफी के टीचर होने के नाते हम क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो दिमाग में यही घूमता रहता है कि अगर इस एरिया में आए हैं तो यहाँ का रेड सॉइल है, यहाँ का वेजिटेशन क्या है, कैसा होगा, यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है, पॉल्यूशन कितना हो सकता है, या वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से घूमता रहता है अपने सब्जेक्ट के प्रति। बिज़नेस चलाने की ओर हमारा दिमाग नहीं जाता। इसलिए हमें बिज़नेस चलाने के लिए मैनेजमेंट में दूसरे लोगों को रखना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों में ही दक्ष होते हैं, बाकी चीज़ों में उतने एक्सपर्ट नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपना कुछ उसी में ही कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो इट वुड बी अ बेटर आइडिया कि आप किसी ऐसे से हाथ मिलाएं जो ये काम आपका मैनेज कर पाएँ, ताकि आप अपनी टीचिंग पर फोकस कर पाएँ। और ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, हाँ। आपके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमने ऐसा ही किया है, कुछ अच्छे लोगों को जोड़ा है मैनेजमेंट में, ताकि हम जो चाहते हैं वाकई उसको हम कर सकें। क्योंकि हम तो क्लासरूम में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जो कुछ भी है उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छे लोगों का होना ज़रूरी हो जाता है, एक सिस्टम को डेवलप करना ज़रूरी। तो जो हमने अभी किया है। इसी सिलसिले में आप मुझे एक बहुत मज़ेदार किस्सा बता रहे थे कि स्टूडेंट्स जब आपको फीस देते हैं तो आप क्या करते हैं? नहीं, पहले हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। पहले क्या था कि इंस्टीट्यूट छोटा था, छोटा होने के नाते हम इंक्वायरी भी दे देते थे, बच्चों को समझा भी देते थे कि एडमिशन क्या है, क्या कोर्स है, कब से शुरू होगा, टीचिंग भी करते थे, पैसा भी गिन लेते थे। तो क्या हो कि जब हम बैठते थे ख़ास तौर पे, तब तो ठीक है पैसा गिनते थे। एक बार क्या हुआ कि क्लास से निकलने के बाद एक बच्चे ने कहा कि सर हमारी फ़ीस है। तो हमने फ़ीस को लिया और पॉकेट में रख लिया। तो उसने कहा कि सर आपने गिना नहीं। तो हमने उसे कहा कि जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो अपने शिक्षक को कभी कम नहीं देता। तो वो जो छात्र था बाद में उसने कहा कि सर ये चीज़ें हमारे दिमाग में अभी भी घुसी हुई है और आपके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हमने ये कहा कि देखो हम शिक्षक हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं जी, है ना। इस नाते शिक्षक और छात्र के बीच एक विश्वास होता है जो बिजनेस में उतना नहीं होता। वहाँ तो क्लाइंट आते हैं, काम करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तुम हमसे जुड़े हुए हो और ये जब तक तुम हो जॉब में भी रहोगे तो हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी।
ये चीज़ें होती बिल्कुल सही बात है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जिनको इन फील्ड्स में सक्सेसफुल होना है? जी, अगर पूछेंगे बिल्कुल कि स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं, तो जो कोचिंग में अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी पूरी तरह से वो कोचिंग के गोद में जाकर ना बैठें, है ना, क्योंकि गोद में बैठ जाएंगे तो चलने का हुनर नहीं सीखेंगे। बहुत ज़रूरी होता है स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इसको पढ़ना। इसको जब पढ़ेंगे तो हम कोचिंग से बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जब मंजिल है तो रास्ते हैं, और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें तो खुद से चलकर जाना पड़ेगा। कोचिंग उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है ना, जब तक कि हम खुद ना करें। ये बात है, सेल्फ स्टडी ज़रूरी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है ना। बेस आपका बेहतर होना चाहिए, तभी कोचिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोचिंग करते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा बोलते हैं 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, वो कितना फीजिबल है? ये सब कुछ नहीं है, आपको कितना सूट करता है। 12 घंटा आप सोच के बताइए कि 16 घंटा कौन पढ़ता है? 24 घंटे का है, कहाँ से पढ़ेगा? सोना भी ज़रूरी है ना, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे। 16 घंटा को तो छोड़ दें, लेकिन हाँ 12 घंटा बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो हम 7-8 घंटे भी पढ़ लेना तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर दिशा सही है तो। जी, क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के टीचर हैं तो आपसे विशेष टिप्पणी तो हम ज़रूर लेंगे। दिल्ली इस वक्त गैस चेंबर बनी हुई है, क्या इसको रोकने का कोई सोल्यूशन है? गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से एफर्ट कर रही है, क्या कोई ऐसे एफर्ट्स हैं जो हम एज सिटीजन्स ऑफ दिल्ली कर सकते हैं? जहाँ तक बात है कि ये एक काफ़ी गंभीर विषय है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास पूरा उत्तर भारत, है ना, जब ठंड बढ़ती है, पछुआ हवा चलती है, या फिर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, वैसे स्थिति में पॉल्यूशन बढ़ता है। क्योंकि हवा स्थिर रहने से जो भी पॉल्यूटेड एयर है वो उसका सर्कुलेशन नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है। उसके ऊपर से फॉग है, तो फॉग के अंदर वो लिपट जाता है ना, फॉग उसके ऊपर लिपट जाता है। तो ये पूरे मानव समुदाय के लिए बहुत ही डेंजरस है। और आपने पूछा गवर्नमेंट जहाँ तक मुझे लगता है एज ए शिक्षक अगर हमसे पूछेंगे और निष्पक्ष रूप से हम बताएं, तो गवर्नमेंट के जो भी प्रयास हैं वो बहुत छोटे प्रयास हैं। उन प्रयासों से पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म योजना की ज़रूरत है। जो इच्छा शक्ति अगर देखा जाए तो उस इच्छा शक्ति की कमी सभी सरकारों में। और ये तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स, क्योंकि अब शायद बात हमारे हाथ में है? हाँ, देखिए बात क्या है कि हमारे हाथ में अकेले आदमी तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लोगों में अगर जागरूकता आए तो आपको पता है कि पॉल्यूशन को घटाने से मेन है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी कई गैसें हैं, विषैली गैसें हैं, जो कि मीथेन गैस है, जो कि जितने भी कूड़े वगैरह है वहाँ से मीथेन गैस रिलीज़ होता है, जो कि CO2 से भी 20 गुना डेंजरस है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अकेले हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर पब्लिक जागरूक हो और सरकार पर हम प्रेशर ये बनाएं कि पॉल्यूशन जो बढ़ने का जहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे कि जितने भी डीजल गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही हैं, अगर दिल्ली NCR की बात करें या बड़े बड़े शहरों की बात करें, डीजल गाड़ियाँ जो चल रही हैं प्राइवेट, उस पर रोक लगाना ज़रूरी है। उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं पेट्रोल गाड़ी या फिर CNG, या फिर यूँ कहें कि हाइब्रिड मॉडल जो आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उस पर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो बड़े शहर को पॉल्यूशन से बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो आई थिंक हम सबके हाथ में है कि अगर हम अगली गाड़ी खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट डीजल ना खरीदें। मैं खुद गाड़ी ले रहा हूँ, पेट्रोल गाड़ी ले रहा हूँ, डीजल हमने छोड़ दिया, पेट्रोल ही ने हाइब्रिड ले रहे हैं। पेट्रोल प्लस हाइब्रिड। बात क्या है कि जब गाड़ियाँ बिकेंगी तो पब्लिक खरीदेगी, है ना। अब सरकार को चाहिए कि वो ऐसा करे कि ठीक है, इस तारीख से मान लेते हैं कि 1 नवंबर से दिल्ली NCR में या दिल्ली खास करके हम डीजल गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो गाड़ियाँ जो हैं शोरूम से बाहर के शोरूम में शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ नहीं खरीदो, थोड़ा पॉल्यूशन तो कम कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सरकार में इसकी इच्छा शक्ति अभी उस तरह से तो नहीं दिख रही है।
जी, तो कमिंग बैक टू पैरामाउंट कोचिंग, कोविड के टाइम पर एक वक्त देखा जहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा था। अब पैरामाउंट कोचिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, इस वक्त क्या हो गया है कि मार्केट में अगर देखें तो कोचिंग की अगर हम बात करें, एक तो कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसमें कि बच्चों को दिक्कत हुई, सारे नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के समय में कोचिंग एक जो आया है, इसको हम यूँ कह सकते हैं एक जंक फूड के रूप में आया है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है। हमें चाहिए, अगर स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए हेल्दी फूड। तो इस नाते हम खुद अभी जो प्रिपरेशन का तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं, है ना। सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम का सिलेबस तो वही है, लेकिन पढ़ाने के तरीके में हम बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम इसको लाना चाहते हैं ताकि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो आमतौर पे होता क्या है कि बच्चे अगर क्लास में एंजॉय करते हैं ना, तो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, है ना। अगर बच्चों को सिखाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न भी उसी तरह से पूछे जाते हैं, बिल्कुल एनालिटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस नाते बच्चों को सीखना ज़रूरी है। तो अब आप स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं और कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स पैरामाउंट से कोचिंग ले सकते हैं? दरअसल क्या है कि हमारा नाम इतना ज़्यादा इंडिया में फेमस हो गया था कि वर्तमान समय बहुत सारे नकली कोचिंग इंस्टीट्यूट पैरामाउंट के नाम से चल रहे हैं। हमने उसको नोटिस देने की शुरुआत कर दी है और अपना ब्रांच, खास करके ओरिजिनल पैरामाउंट का ब्रांच, हम धीरे धीरे दिल्ली से बाहर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं, एक ख़ास पैटर्न के साथ, एक ख़ास सेगमेंट को हम कवर अप करते हुए, ताकि उसमें जो बच्चों को जो अभी जो वर्तमान समय में जो एक कमी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर देखा जाए तो वो पूरा नहीं हो रहा है, खासकर बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जी, कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, एक्स स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हैं या जिस विषय के लिए एडमिशन ले रहे हैं, उसको आप ठीक से पढ़ें। जो स्टैंडर्ड बुक है, न्यूज़पेपर है और मैगज़ीन है, उसको पढ़ें और बाद में कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। नहीं तो फिर कोचिंग के गोद में बैठ जाएंगे तो चलने का हुनर आप सीख नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपके जर्नी ने आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत इंस्पायर किया होगा। सो दिस वाज राजीव सर, फाउंडर ऑफ पैरामाउंट कोचिंग विद अस, एंड आई एम श्योर इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी ने आपको भी इंस्पायर किया होगा कि आप भी अगर कुछ ठान लें तो उसको माउंट एवरेस्ट के पहाड़ की तरह चढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।